तो हेलो मेरे यारों, डिमोनिक कल्ट के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, यहाँ पर भी उस ओल्ड मैन को मारने के लिए उतावला था, लेकिन वहाँ पर उस बच्चे और साथ में ढक्कन दोनों ही सभी लोग यहाँ पर मिल लगाकर उसे रोक रहे होते हैं। और जहाँ पर बी कह रहा होता है ऑल राइट, तो चलो इस खेल को यहाँ पर खत्म ही कर दिया जाए, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ, भिड़ना ही चाहते हो तो आ जाओ भिड़ो। बट हम देखते हैं जो बच्चे होते हैं वो रोने लगते हैं और कहते हैं कि ग्रेट हीरो, नहीं नहीं प्लीज़ नहीं, ऐसा ना करें। और हम देखते हैं उन बच्चों को ऐसी हालत में देखकर, रोते हुए देखकर, यहाँ पर उसे अपने छोटे भाई बहनों की याद आ जाती है जो उसके छोटे स्टूडेंट्स थे, मतलब वहाँ पर उसके सेक्ट में। तो ये सुनकर यार, ऐसे सिचुएशन को देखकर वो बस दाँत पीसता रह जाता है और आखिरकार वो हार मानता है और अपनी आँखों को बंद कर अपनी तलवारों को अपने पास रखने लगता है, क्योंकि वह इन बच्चों के सामने उसकी हत्या नहीं कर सकता है, जिसे जिसने उन बच्चों को इतने समय तक बचा कर रखा है। तो फिर यहाँ पर बी कहता है कि मैं बी सियांग हूँ, बिजोंग सेक्ट का ग्रेट स्टूडेंट, वहाँ का मतलब हेड स्टूडेंट, उनका वंशज। ऐसे बच्चों के पीछे छिपना सचमुच में बहुत ही ज़्यादा घिनौना है, इसलिए मैं यहाँ पर तुम जैसे डिमोनिक कल्ट के मतलब कि लोगों से नफरत करता हूँ। इसलिए आज के लिए सिर्फ मैं यहाँ पर इन चीज़ों को अपने दिमाग से मिटा रहा हूँ और यहाँ से जा रहा हूँ। मैं इन चीज़ों को कभी याद नहीं रखूँगा कि मैंने तुम्हें उससे कभी मिला भी था, तुम्हारे जैसे घिनौने व्यक्ति से, सिर्फ इनके लिए। तो ये सुनकर हम देखते हैं यहाँ पर ओल्ड मैन हैरान होता है, कहता है 1 मिनट, तुमने अभी कहा बीजोंग सेट, क्या तुम उनके वंशज हो? और वह तुरंत ही अपने पैरों के मतलब उस घुटने के बल आने लगता है और वह कहता है कि आपका मतलब है कि आप कुआंसी के बीजोंग संप्रदाय से हैं? तो ये सुनकर कहता है कहा, तो इससे क्या मतलब है तुम्हारा? तो यह ओल्ड मैन कहता है कि मुह वांग नरसंहार, मतलब कि जहाँ पर एक डेडली बैटल हुई थी जिसमें बहुत सारे लोगों का खून बहा था। कोई फैक्ट होता है ना, कोई फाइट तो उसका नाम दिया जाता है उस तरीके से, जैसे पानीपत का युद्ध। तो यहाँ पर हम देखते हैं सुनकर ये पलटकर कहता है कि व्हाट, आखिरकार तुम्हें मेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने के लिए? तुम यहाँ पर हमारे सेक्ट पे जो खून खराबा हुआ था, हमारे लोग मारे गए थे, उसका जिक्र कर रहे हो? क्या तुम यहाँ हिम्मत कर रहे हो वापस से मुझसे उठाने के लिए और खुद को मरवाने के लिए? तो हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन अपने बेड से नीचे उतरकर जमीन पर घुटनों के बल बैठने लगता है और कहता है कि मैंने अपना परिवार, अपना सब कुछ डियानकेंग सेक्ट और उन धिक्कारवादी, रूढ़िवादी ग्रुपों के द्वारा खो दिया गया। मुझे बदला लेने का कोई पछतावा नहीं है। और वह यहाँ पर बी की ओर देखते हुए कहता है, हालाँकि यदि आप यहाँ पर मुहवांग नरसंहार में मारे गए लोगों के वंशज हैं, तो आप मुझे यहाँ पर मार सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। यह सुनकर बी हैरान हो जाता है, कहता है व्हाट? आखिरकार तू कह क्या रहा है? तो हम देखते हैं ओल्ड मैन उसे सीरियसली देखते हुए कह रहा होता है, मैं यही योजना बना रहा था कि कब उनके जैसे किसी वंशज से मिलूँ और खुद उनको मारा जाऊँ। मतलब कि खुद को मिटाने के लिए कहूँ। मैंने ही वो सारी योजनाएँ बनाए थे जिसने तुम्हारे परिवार को ख़त्म किया। मैं ही वह व्यक्ति हूँ जिसकी सारी वह रचनाएँ रची हुई थी, जिसकी वजह से वह रक्तपात हुआ है। ये सुनकर यहाँ पर बी पहले हैरान होता है और उस तक आवाज़ आ रही होती है, मैं ही तुम्हारे सेक्ट का विनाश का कारण बना हूँ, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। तो बी कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुमने आखिरकार क्या किया था? तो ये सुनकर ओल्ड मैन कहता है कि मैंने क्या किया या नहीं किया, यह महत्व नहीं है। मैं नहीं अब जीना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे लोगों को इस सारी चीज़ों के बारे में पता चले और इनका जानना भी कोई कुछ अच्छा ख़ास बात नहीं है कि मैं यहाँ पर बच जाऊँ। ये सब कुछ चीज़ें मेरी गलती की वजह से हुई है, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा खेद है, अफ़सोस है। इसलिए तुम मुझे यहाँ पर मार डालो और अपने फ़ैमिली की हुई ख़त्म जो गुस्सा थी कि तुम्हारे परिवार को मार डाला गया, उन सारे गुस्सों को मुझ पर उतारो और अपने गुस्से को शांत कर लो। यह सुनकर बी कहता है गुस्से में दरवाजे को पटकते हुए कि चुप रहो। आखिरकार मैं समझना चाहता हूँ स्थिति को या नहीं, यह मुझ पर डिपेंड करता है। इसलिए पहले तुम बताओ, आखिरकार तुमने क्या किया था और किस वजह से, तुम्हारी वजह से हमारा परिवार खत्म हुआ? तो वह पहले बताता चालू करता है स्टोरी और कहता है कि मेरा नाम सेयोक है और वह घटना के समय, उससे कुछ समय पहले हमारा जो परिवार था वह जियोन मुँह के काफ़ी करीब था। और हम 2 बंदों को देखते हैं जहाँ पर ये ओल्ड मैन ये पीछे वाला होता है और उस परिवार का मुखिया किताबें पलट रहा होता है। और यहाँ पर बताता है वो ओल्ड मैन कि उस समय हम दोनों एक दोस्त की तरह थे जो एक ही सपना देखा करते थे। हमें सिर्फ़ एक ही इच्छा था कि 100 साल से पुराने पहले के समय के भी लुप्त जो मार्शल आर्ट है उन्हें फिर से ज़िंदा करना और उन्हें फिर से प्राप्त करना। और 10 सबसे कुशल मार्शल आर्ट स्वॉर्ड टेक्निकों में से एक, जो कि मूल मार्शल आर्ट है लाइटनिंग फ्लैश स्वॉर्ड टेक्निक, उसे हम जीवित करना चाहते थे और उसमें काफ़ी करीब तक पहुंच चुके थे। हमने लाइटनिंग फ्लैश स्वॉर्ड टेक्निक को वापस प्राप्त कर लिया जब हमारे मुखिया के, मतलब कि इस बंदे के जिसका नाम किताब है, उसने अपने पूर्वजों के द्वारा छोड़े हुए गुप्त खंडर को खोज लिया और वहां से उस किताब को हासिल किया और उस मार्शल आर्ट को पुनः से जीवित किया। और उस समय पूरा परिवार खुश था और आनंद में झूम रहा था। लेकिन यहाँ पर एक समस्या थी, वह खुशी ज़्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि वह जो हमें खंडर मिला था, जो कि इसके परिवार के मुखिया ने वहाँ पर रखा था,
वह दरअसल माँ परिवार के ज़मीन के अंदर आता था, उनके हिस्से के अंदर। जैसे ही उनको यह बातें पता चली तो वे लोग बेशर्मों की तरह मुँह उठाकर उस मार्शल आर्ट का हिस्सा माँगने के लिए आ गए और उस मार्शल आर्ट को अब माँ परिवार को समर्पित करने के लिए कहने लगे। लेकिन हमारे जो हैंडलर थे, मुगु जो कि हेड थे, उन्होंने इस चीज़ से सीधे ही इनकार कर दिया और इसकी वजह से वे लोग तो उस समय के लिए वहाँ से चले गए। लेकिन उन्होंने यह कहते हुए गया कि यह जो फैसला लिया है तुमने गलत लिया है, इसके लिए तुम्हें पछताना होगा। और यूनान के वे शासकों के पास चले गए जो कि ऑर्थोडॉक्स के 9 ग्रेट सदस्यों में से माने जाते हैं और उनके पास गए थे तो हमें यह सब कुछ मज़ाक लग रहा था कि वे लोगों के पास वे जो जाकर कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं तो वे लोग सीधे खारिज कर देंगे क्योंकि आखिरकार वे ऑर्थोडॉक्स ग्रेट लीडर्स हैं। आखिरकार वे लोग इस तरीके के हास्य मज़ाक मतलब कि मज़ाक वाले बात पर कौन ही भरोसा करेगा कि आखिरकार भाई उसका पूर्वज ने छोड़ा है, उसके खंडर उसके ज़मीन पर आया तो इससे कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। आखिरकार वह संपत्ति तो हमारे मुखिया का पूर्वज का ही है, तो वह उन्हें कैसे समर्पित कर सकता है। लेकिन जो वह ऑर्थोडॉक्स कम्युनिज़्म के हेड थे, वह जो थे उनका जो एक सबसे प्रिय स्टूडेंट था, वह माँ परिवार का बेटा था, जिसकी वजह से उसने उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और उनके द्वारा हमें दबाव दिया जाने लगा कि हम उस लाइटनिंग फ्लैश स्वॉर्ड टेक्निक को माँ परिवार को उनके जागीर के तौर पर, उनकी संपत्ति के तौर पर सौंप दें और उनके बार-बार मतलब कि दबाव देने की वजह से मैंने अपने अलायंस के लोगों से जाकर मदद माँगनी शुरू की। लेकिन उनसे मिलना भी मेरे लिए मुश्किल होने लगा। वे लोग मिलने से इनकार करने लगे और ग्रुप के जो भी लीडर्स थे, उन सभी ने सीधे ही तौर पर मुझे इग्नोर कर दिया और नज़रअंदाज कर दिया। और जब मैं मदद ना लेकर वापस आया, तो वापस आकर मैंने देखा कि हमारा सेक्ट पूरी तरीवार से तबाह हो चुका था। जो जिन परिवार था, वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। वहाँ पर तबाह हो चुका था जियोन परिवार और वहाँ पर सभी लोग मर चुके थे। लेकिन सिर्फ़ वहाँ पर हमारे मुखिया वही उस वक़्त सही हालत में थे, मतलब कि वही थोड़ी बहुत ज़िंदा थे। और जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वे जो बंदे थे माँ परिवार के, उन्होंने हमारे मतलब कि मिसेस को, यहाँ की जो उसका बेटी थी, उसे उठाकर ले गए हैं। अगर हमने उनके खिलाफ किसी भी तरीके की कार्रवाई की तो वे लोग उन्हें मार डालेंगे। और उस वक़्त के सीन को भी देखते हैं कि जहाँ पर ये लोग बच्चे को उठाकर लेके जा रहे होते हैं। और भी यहाँ पे चीज़ें बहुत सारी बकवासें बताई जाती है। जोड़-घटाव के यहीं पर बया बात पहुँचता है कि ओल्डमैन कह रहा होता है कि उसके बाद से जो ऑर्थोडॉक्स के वाले लोगों ने ऐसा किया तो हमें बदला लेने की इच्छा जगी और उस समय हमारे पास ब्लड कल्ट के कुछ बचे-कुचे लोग आकर मिलने आए और जब वे लोग मुझसे मिलने आए तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनका दुश्मन ऑर्थोडॉक्स वाले लोग हैं। यह बात साफ ज़ाहिर थी, इसीलिए हमने उनका साथ दिया और ये सारी बातें भी यहाँ पर जो बी था वह भी सोच रहा था कि हाँ, इसी वजह से इन लोगों ने उनके साथ मिलकर काम किया और ऑर्थोडॉक्स लोगों को खत्म करना चालू किया और ऑर्थोडॉक्स के जितने अलायंस हैं उनमें से बी का परिवार भी आता है। और यहाँ पर देखते हैं जिनका रहा होता है कि इस तरीके से यहाँ पर उन लोगों ने एक्ट किया जिसकी वजह से यहाँ पर बी का फैमिली निशाना बना क्योंकि ये लोग जब लड़ने के लिए आए होंगे तो ऑर्थोडॉक्स के लोगों ने यहाँ पर बी फैमिली को आगे की ओर कर दिया होगा कि जाकर उन्हें रोके और यहाँ पर तबाही मचाने से मना करें। लेकिन यहाँ पर बी का परिवार जो कि कुछ न करा न धरा, सिर्फ अलायंस होने की वजह से उन लोग आगे आए और मारे गए इनके द्वारा और इनकी वजह से उनको इन लोगों ने यहाँ पर जो है ब्लड कल्ट के लोगों के साथ मिलकर इस ओल्ड मैन ने उनके पूरे परिवार का सफाया कर दिया और यह ओल्ड मैन कहा रहा था बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हालाँकि हमने जैसी भी कल्पना की थी कि हम उनके ऑर्थोडॉक्स लोगों के अलायंस के लीडरों को मार सकें, लेकिन वह नहीं हो पाया। उसकी जगह पर तुम्हारे परिवार को यहाँ पर एक शील्ड के तौर पर खड़ा कर दिया गया और उन्हें सभी ने वहाँ पर अपना बलिदान दे दिया और वे सभी मारे गए। उन सभी का मरने का ज़िम्मेदार सिर्फ़ मैं हूँ। मेरी सारी योजनाएँ मतलब कि फालतू चली गई और जो हमारे फैमिली के जो लीडर थे, वह भी यहाँ पर ब्लड कल्ट के लोगों के साथ मिल गए और उनकी इच्छाएँ और भी ज़्यादा बढ़ गई और उसके बाद से मैं यहाँ पर आ गया। मैं उनका साथ नहीं दे सका, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर मार सकते हो। ऐसा करते हुए देखिए बच्चे कहने लगते हैं, दादाजी नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर बी कहता है कि अच्छा, तो तुम उनके इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, तो आखिरकार तुम इस जगह पर इस तरीके से क्यों छुपे हुए हो? तो वह बताता है कि यह दरअसल बात ऐसी है कि मैं तो यहाँ पर मुगु मतलब कि अपने हेड के कहे के अनुसार, उनकी बढ़ती हुई इच्छाओं के अनुसार नहीं चल पा रहा था, जिसकी वजह से मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। तो अब मैं इस जगह पर आकर छुपा हुआ हूँ। तो यह सुनकर यह हँसते हुए भी कहता है, अच्छा, तो तुमने इतने बड़े-बड़े कांड कर लिए, उसके बाद यहाँ पर आकर इन जंगली बच्चों की मदद कर रहे हो, ताकि तुम अपने पछतावा का थोड़ा-सा कम कर सको कि तुमने यहाँ पर इतने सारे लोगों को मारने में मदद की उसकी। तो यह सुनकर यहाँ ओल्ड मैन कहता है कि जब इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं तो आखिरकार मैं यहाँ पर पछतावा कैसे कर सकता हूँ? बस मैं खुद को रोक नहीं पाया इनकी मदद करने के लिए और इनकी स्थिति को देखते हुए। ये सुन भी हँसने लगता है और कहता है कि क्या तुम यहाँ पर खुद को रोक नहीं पाए? क्या मज़ाक है? और वह गुस्से में अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है कि क्या तुमको पता है तुम्हारी वजह से अभी मुझे किस हालत में जीना पड़ रहा है? क्या सिचुएशन मेरी हो चुकी है? मैं अपने सेठ को छोड़कर निकलने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे वहाँ के स्वामी मास्टर ने मुझे एक अनाथ के तौर पर गोद लिया था और अपने परिवार में अपने औलाद के तौर पर, स्टूडेंट के तौर पर रखा था। और हम देखते हैं ये बातें सुनकर यहाँ पर ये तीनों भी थोड़े से हैरान होते हैं कि
बी उनका अपना खून का औलाद नहीं है, गोद लिया हुआ औलाद है। और वह बताता है, लेकिन तुम्हें मालूम है इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कह रहा होता है कि जब मैंने यहाँ पर माँ परिवार के लोगों के साथ जाकर मिला, उसके उन स्टूडेंटों के साथ, तो वे लोग सिर्फ़ मेरा मज़ाक उड़ा रहे थे। मालूम है, वे लोग जिनके लिए हमारा परिवार शहीद हुआ, वह भी यहाँ पर हमारा साथ नहीं दे रहे थे। उन्होंने मुझे यहाँ पर एक मतलब कि ऐसे मज़ाक उड़ाया जैसे कि मैं उनके सामने कुछ है ही ना। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे एल्डरों को भी अपमान किया और इन सारी चीज़ों को मैं इतने समय तक बर्दाश्त करते आया हूँ। आखिर मैं उन सभी चीज़ों का गुस्सा किस पर निकालूँ? तुमने यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के साथ मिलकर हमारे इतने सारे एल्डरों को और पूर्वजों को मारा है। आखिरकार ये गुस्सा कैसे ख़त्म होगा? और तुम यहाँ पर इस तरीके से बातें कहकर मुझे लग रहा है कि तुम अभी भी मेरा मज़ाक उड़ा रहे हो। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ओल्ड मैन खामोश होता है और उसकी ओर देखे जा रहा होता है और यहाँ पर बी कहता है कि मैं आखिरकार ऐसी स्थिति में क्या करूँ? क्या मैं तुम्हें मार दूँ? अगर मैं तुम्हें मार भी दूँ, तुम्हें क्या लगता है ब्लड कल्ट के लोग और भी मेरे जैसे लोगों को पैदा नहीं करेंगे जिनके परिवार को वे लोग ख़त्म कर देते होंगे, पूरे एल्डर सहित, बच्चों सहित सभी को मार डालते होंगे। आखिरकार मुझे उसका बदला कैसे लेना चाहिए? क्या तुम्हारे साथ-साथ इन जगह के सभी बच्चों को मार दूँ, तब जाकर मेरा बदला शांत होगा? और हम देखते हैं दूर से थोड़े-से उस कमरे का सीन जहाँ पर बी उसके सामने खड़ा होता है और कहता है कि ऐसे शब्द मत बोलो जिन्हें मैं सहन नहीं कर सकता और ना ही तुम। जितना हो सके उतना तुम पछतावा कर रहे हो। तो ओल्ड कहता है कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक अपना सर्वश्रेष्ठ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ बताओ? मैं वह करने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर बी कहता है कि ऐसी बात है तो ठीक है। मेरे यहाँ पर ब्रदर ने कहा था कि तुमसे काफ़ी कुछ जानकारियाँ उन्हें प्राप्त हो सकती है जो भविष्य में हमारे काफ़ी मदद आ सकती है। तो तुम्हें वो सारी जानकारियाँ चाहे जड़ी-बूटी से रिलेटेड हो या ब्लड कल्ट से रिलेटेड हो, सारी मामलाएँ सारे कुछ उन्हें बताना होगा। तो हम देखते हैं ओल्ड मैन थोड़ा-सा खामोश होता है फिर कहता है ठीक है। और वह कहता है कि डक्कन जाओ और उन पिल्स को लेकर आओ जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था एक बार। तो हम देखते हैं डक्कन जाता है और एक पिल को लेकर आता है और हम देखते हैं उस पिल को ये लोग खामोशी से देख रहे होते हैं। ओल्ड मैन कह रहा होता है कि यह जो पिल है यह एक ग्रेट जनरेशन पिल के मुकाबले है। मतलब उसी की बराबरी की पिल है जो ग्रेट जनरेशन को रीजनरेशन को क्रिएट करती है और आपकी क्षमताओं को बढ़ाती है। इस पिल को लेने के बाद तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे और यह पछतावा के तौर पर मैं नहीं दे रहा हूँ। बस तुम इसे समझ लेना कि तुमने इसे सड़क से उठाया था। तो यह सुनकर यहाँ पर बी कहता क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो और कुछ नहीं? मेरा गुस्सा इतने समय शांत नहीं होने वाला है। मैं इस तरीके का इंसान नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं पीछे से जिन कह रहा था, अरे यार तुम्हें पहले ही एक इलेक्शन मिल चुका है। इस तरीके से भी शिकायत मत करो। योन कहती है कि जी हाँ, आपके पास एक इलेक्ज़र मिला है जो कि एक अमृत के बराबर है। आपको यहाँ पर एक रीजनरेशन पिल मिला है। क्या आपको यह नहीं लगता है कि आपको यहाँ पर इसके लिए मतलब कि हमें बधाई देनी चाहिए? मतलब कि थोड़े बहुत एन्जॉय करनी चाहिए कि इतना कुछ अच्छा चीज़ मिल गया है। तो यहाँ पर जिन कहता है ओह! ऐसी बात है। तो फिर ठीक है तो बी कह रहा था कि ठीक है ये लो पिल मैं यहाँ पर अकेले तो नहीं इसका यूज़ कर सकता हूँ, हमें यहाँ पर बाँटना चाहिए। और वह माता को हिलाते हुए कह रहा होता है हालाँकि इसकी क्वालिटी जो है वह रियल जनरेशन पिल की तरह नहीं है लेकिन उसके 50% तो ज़रूर होगी जिससे हमारी काफ़ी ज़्यादा कीवाई बढ़ेगी। लेकिन इसकी वजह से कीवाई डिविनेशन में भी मैं जा सकता हूँ। तो मैं इस पिल का पूरा अकेले तो यूज़ नहीं कर सकता हूँ ना, इसलिए हमें इसे बाँट लेना चाहिए। और स्वॉर्ड लीडर और योन तुमको भी तो इसकी आवश्यकता होगी खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो हम देखते हैं लीडर कहता है नहीं भाई तू इसको खुद अपने पास रख। मेरे पास पहले से ही 80 साल की कीवाई मौजूद है, इसलिए मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है और मैं खुद को ट्रेन करते हुए पावरफुल बनाना चाहता हूँ। योन भी होती है जो कह रही होती है हाँ, हाँ, मुझे भी इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, बस इसका यूज़ तुम लोग कर लो। तो हम देखते हैं ओल्ड मैन यहाँ पर इन सबको ऐसे करते हुए देख काफ़ी हैरान होता है, कहता है कि मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है जो किसी और को अपना इलेक्टर इस तरीके से देने को तैयार हो, जो कि इतना ज़्यादा कीमती हो। सचमुच में आखिरकार तुम लोग किस तरह के लोग हो? तो हम देखते हैं सुनकर ये सभी लोग उसकी ओर देखते हैं। ओल्ड मैन कहता है कि कीवाई डेविलेशन की जहाँ तक बात रही, उसकी चिंता तुम मत करो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और तुम इसे खा सकते हो बेफ़िक्र होकर। तो यह सुनकर यहाँ पर यौन कहती है हैरानी के साथ कि क्या तुम कह रहे हो यहाँ पर कीवाई डेविलेशन की आवश्यकता की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है? आखिरकार यह कैसे हो सकता है कि कीवाई डेविलेशन में व्यक्ति ना जाओ, अगर इतने पावरफुल पिल का इस्तेमाल करे तो उसके बॉडी में कीवाई की जो फ्लोमेंट इतने बढ़ेगी तो उससे दिक्कत तो होगी ही। जिन भी कहता है हाँ, आखिरकार क्या इससे बचने का कोई स्पेशल तरीका है? तो हम देखते हैं यहाँ पर ओल्ड मैन अपने कपड़ों के बीच से कुछ पोटली को निकालते हुए कह रहा होता है कि अब मैं आपको यहाँ पर ब्लड कल्ट की एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ। और वह उस पोटली को दिखाते हुए कह रहा होता है क्योंकि यह जो पिल होते हैं, इन्हें बनाते वक़्त इसमें एक पॉइज़नस कोर का उपयोग किया जाता है। तो यह सुनकर यह जिन कहता है कि क्या पॉइज़नस कोर? आखिरकार उससे क्या होगा? तो ओल्ड मैन बताता है कि हाँ, सिर्फ़ पॉइज़नस कोर जिससे एक हल्की किवाई धुंध-सी उसका निशान उसमें डाला जाता है। मतलब पूरा पॉइज़न नहीं बट उसका एक हल्का-सा बूँद डाला जाता है, एक तरह से समझ सकते हो। और वो बताता है कि जब आप पिल को वो एब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं, तो उसमें धीरे-धीरे करके आपके बॉडी में किवाई की फ्लो बढ़ने लगती है और किवाई एक-दूसरे के साथ टकराकर किवाई डेविलेशन में स्थिति में जाने लगते हैं। लेकिन एक बाहरी दुश्मन जो उसको हल्का-सा काट सके, तो आपको किवाई डेविलेशन में जाने से बचा सकता है और यहाँ पर यह पॉइज़नस कोर उसी का काम करता है, अगर इसकी सही मात्रा और सही तरीके से इसे मिलाया जाए तो। यह सुनकर यहाँ पर जिन कहता है कि क्या इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ आखिरकार तुम्हें इसके बारे में मालूम है?
क्या तुम अभी भी किसी भी तरीके से उनसे यहाँ पर छुपे हुए हो? क्या उन्हें मालूम है अगर तुम्हारे पास इतनी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं तो वे तुम्हें मारने की तो ज़रूर ही कोशिश करेंगे, अगर तुम उनके साथ नहीं हो तो? ये सुन ओल्ड मैन कहता है कि मैंने कहा ना, यह ब्लड कल्ट की सबसे इम्पोर्टेंट मिस्ट्रीज़ में से एक है। और जहाँ तक उनकी बात रही कि मुझे मार सके, इसके बारे में तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसका भंडारण मेरे पास पहले से ही बहुत सारा पड़ा हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों की इससे काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता हूँ। इसलिए बिना किसी चिंता के आप लोग इस पील को एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं। तो जिन यहाँ पर अपने मन में कहता है कि आखिरकार अब मुझे समझ में आ रहा है कि ब्लड का डिमोनिक कल्ट के लोग आखिरकार इतने सारा किवाई एनर्जी कहाँ से लाते हैं? उनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी कैसे आती है और उतने सारे बंदे जो कि यहाँ पर फाइट करने को तैयार होते हैं हमारे ऑर्थोडॉक्स लोगों के साथ? हमें सोचकर ये सचमुच में काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर योन कहती है कि वैसे आप दोनों अभी इस पील का सेवन क्यों नहीं कर लेते हैं? क्योंकि यहाँ पर जिन को भी जल्द ही एक फाइटिंग मुकाबला करना है। तो यहाँ पर कैप्टन भी कहता है, हाँ, मैं एग्री करता हूँ। तुम लोग अभी इस पील को एब्ज़ॉर्ब कर लो और अपनी पावर को बढ़ाओ। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों ही पील को खा रहे होते हैं और बी कहता है कि अब हमें रास्ता पता चल गया है, तो हमें यहाँ पर बिना किसी संकोच का इसका यूज़ कर लेना चाहिए। और बंदे पील खा रहे होते हैं और फिर तभी यहाँ पर जो ढक्कन होता है वो इधर-उधर देख रहा होता है और एक बच्चे से बोलता है कि लेकिन आखिरकार यहाँ पर रकून नज़र क्यों नहीं आ रहा है? रकून कहाँ गया है? तो बच्चा बताता है कि रकून वापस नहीं आया है क्योंकि वह आपको खोजने के लिए सुबह ही निकल गया था। तो ये सुनकर वह कहता है कि अच्छा ऐसा है। रकून को हालाँकि यहाँ जंगल के सारे रास्ते मालूम है, तो उसके खोने की चिंता की आवश्यकता नहीं है। बस उम्मीद हो कि वह कहीं ज़्यादा दूर तक ना निकल गया हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर रकून के पीछे एक बंदूक हो जो कि काफ़ी ज़्यादा उसकी आँखें चमक रही होती है और वो अपने हाथों को धीरे-धीरे करके इसी की ओर बढ़ा रहा होता है और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर यह छोटा-सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड योर सपोर्ट नेक्स्ट चैप्टर के लिए।